और आसमां के सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन विद सेकंड सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार दर्शद सिंह, सिख कम्युनिटी से, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जी सरदार दर्शद सिंह, क्या हाल चाल है आपके? आप सुनाए? ठीक ठाक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सरदार दर्शन सिंह, आप बताइएगा कि आप इंडिया से किस जगह से ताल्लुक रखते हैं? मैं बेसिकली इंडियन नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ और बाई बॉर्न पाकिस्तानी हूँ और केपी से मेरा ताल्लुक है। पेशावर से मैं पैदा केपीके में हुआ और मैं 1998 में लाहौर शिफ्ट हुआ था अपने बिजनेस के सिलसिले। इसी के साथ हमारे साथ अवैस रजा नेकोकार मौजूद हैं। जी अवैस, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, I'm doing great। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मैं बताती चलूं कि अवैस ने ऑल नेशनल सॉन्ग पाकिस्तान 2012 में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और अवैस 2012 से लेकर अब तक म्यूजिक में क्या चेंजेस देखे आपने? 2012 में जब मैंने ऑल पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस विन की थी, जो कि रिस्पेक्टिवली नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स के हवाले से थी, उससे अब तक का जो टेन्योर है वो काफी एक इंडेवर, फुल ऑफ इंडेवर और हार्ड वर्क था। मैंने काफी चीजें जो है वो अपने स्कूल लेवल से लेके फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आना, फिर वहाँ पे नई चीजें देखना और नए एवेन्यूज सामने ओपन होना। तो म्यूजिक के हवाले से अगर देखा जाए तो म्यूजिक में मैंने काफी स्टाइल सीखे हैं, जैसे कि पॉप म्यूजिक, जैसे कि स्ट्राइकिंग म्यूजिक। देयर आर लॉट ऑफ अदर देसी कल्चर्स जो कि हमारे पाकिस्तानी हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इंडिजिनस कल्चर को जो प्रमोट करूँ और थ्रू म्यूजिक करूँ। जैसे कि मोस्टली मैं पंजाबी गाने गाता हूँ या मैं मोस्टली स्ट्राइकिंग म्यूजिक को कोशिश करता हूँ कि उसको मॉडर्न म्यूजिक के साथ जो है ना वो मैं रीमेक करूँ। और यही मेरा एक चेंज था। बचपन में जो मैंने म्यूजिक सुना वो सारा इंग्लिश कंटेम्परेरी था। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि सारा वो जो मॉडर्न म्यूजिक है वो मेरे पंजाबी म्यूजिक पे। अच्छा, मैं सरदार साहब की तरफ आऊंगी। आपकी वीडियो, एक तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि बाजवा साहब ने एक तमगा उतार कर आपकी तस्वीर पर, आपकी शर्ट पर लगाया था। वो क्या माजरा था? बेसिकली मैं एक सोशल वर्क भी हूँ, वर्कर हूँ, और सोशल वर्क पे ही मुझे कई तमगे मिले हैं, कई अवार्ड मिले हैं, और ये अल्लाह की तरफ से है। ये सारी चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। ये नहीं कि हमारे दादा परदादा से हमारे साथ कई चीजें ऐसी हैं कि हमारे अपने स्कूल्स हैं और मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने जो है ना, आप रोजाना लंगर खाना लगाते हैं और रमजान में इफ्तारियां करवाते हैं। तो ये चीज बड़ी डिफरेंट है कि आप एक नॉन मुस्लिम होकर ये चीजें करें, और ये चीज बड़ी हम सबके लिए डिफरेंट है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैं एक चीज आपको, ये खुद मैं बजाते खुद नहीं कर सकता। हमारे गुरु साहब बाबा गुरु नानक देव जी का लंगर है और उन्होंने 20 रुपए से स्टार्ट किया था।
और वो लंगर सदा तक खत्म नहीं होता। हम कहते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ों की हमें रिवायात मिली होती हैं और उस रिवायात को ही हम आगे लेके चलते हैं और अपने जो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे हम डेली के बेसिस पे जमा करते हैं और रूटीन में हमारा लंगर चलता है और उसमें कोई कमी नहीं होती। ये अल्लाह की देन है। और मैं बेसिक, आप रमजान की बात कर रहे हैं, रमजान में ऐसी पहले दिन जब आपने अफ्तारी, लड़कों से बात की, मैंने कहा 200 बंदों की अफ्तारी करवा। जब पहले दिन हमने की तो दस्तरखान लगने से पहले हमारा सारी चीजें खत्म हो गई। फिर डे बाय डे हम डबल करते रहे और अल्लाह ने भी वैसे ही हमें हिम्मत दी। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, हजारों लोग अफ्तारी करते हैं हमारे पास आके। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो खुद ये हौसला होना चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह के कामों में एक स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके स्टेप चलते ही जाते हैं, उसमें रुकावट नहीं आती। अच्छा वैस, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि आपने कैसे स्टार्ट लिया म्यूजिक का, क्या आपकी म्यूजिक जर्नी है, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसमें? इससे पहले तो जो मैंने नात ख़्वानी बहुत की है बचपन से लेके अब तक। मैं लाइक वी आर फ्रॉम वेरी पायस फैमिली, निकोकारा सैयद फैमिली। तो मेरी फैमिली के अंदर वो एक जो स्पिरिचुअलिटी वाला अमल था वो बहुत बचपन से मैंने देखा है। तो नात ख़्वानी में मैंने राग भी फिर सीखे नात पढ़ने के लिए, और फिर रिस्पेक्टिवली विद द पैसेज ऑफ टाइम नात ख़्वानी से मेरा अगला स्टेप मिली नगमास का था, सूफी म्यूजिक का था। और उसी के साथ साथ फिर मैंने जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी म्यूजिक है उससे मैंने साथ साथ फोकस करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी की डिमांड थी एक कि यू मस्ट गो फॉर वेरी टेम्परेरी और कॉन्टेम्प्रेरी थी। तो म्यूजिक उसमें फिर मैंने साथ परस्यू किया। तो आप अपने म्यूजिक के प्रोफेशनल को आगे कैसे देखना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं आगे, अपना फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक दिस इज लाइक एन ओशियन, ये तो बहुत बड़ा ना। जब आप इसके अंदर म्यूजिक के अंदर आपका दाखिला उसमें हो जाता है तो आपने बस उसमें डाइव करते जाना, आपने आगे चलते जाना। इसका कोई ये मैं नहीं कह सकता कि इसकी कोई पीक है। पीक यही होगी जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है यार। क्योंकि मोस्टली लोग जो हम आजकल अगर म्यूजिक लाइफ के जितने भी सिनेरियोज हैं उसमें अगर देखा जाए ना तो हर बंदे ने हर आर्ट और पैशन को मटेरियलिस्टिक वे में देखा है। जबकि मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से, जिसका ताल्लुक आपकी रूह से है। तो आप इसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करो। और मैं भी यही ख्वाहिश करता हूँ कि जिस दिन मुझे पीस मिल जाए सूफी म्यूजिक के थ्रू या मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वो मेरी पीक होगी। तो किस किस्म के गाने आपको पसंद है? गाने जी मैं सारे ही सुनता हूँ। मैं इंग्लिश म्यूजिक भी सुनता हूँ, रैप भी सुनता हूँ, उर्दू म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं इंडियन म्यूजिक जितना है वो सारा सुनता हूँ। मैं काफी इंडियन सिंगर्स हैं, दर्शन रावल, अरिजीत सिंह, हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स काफी हैं जिनमें अपना आतिफ असलम आते हैं। पाकिस्तानी सिंगर्स में आपका कौन सा सिंगर फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट सिंगर? आजकल तो कैफी खलील आपको पता होगा, जिन्होंने कहानी सुना, वो उसकी क्या मेन वजह है कि उसको क्यों ज्यादा लाइक करते हैं, आजकल की आवाम क्यों लाइक कर रही है? मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ। एक तो ना सोशल मीडिया का दौर है, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आज आपकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो जाहिर करना बहुत आसान है, जबकि मुझे लगता है उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। अब कैफी खलील जो है ना, ही इज फ्रॉम वेरी लाइक वो एक बड़ी ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। बट उसने मेहनत करके, उसने 12 से 13 साल की मेहनत के बाद उसको कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब का, उसने वहाँ गाना लगाया, उसका गाना वायरल हो गया। अब वो माशाल्लाह ही इज डूइंग वेल, ही इज अर्निंग वेल। उसकी जो है ना वो जनरेशन सेट हो जाएंगी उसके गाने की वजह से। तो दिस इज द रीजन उसने नेवर बहुत किया, उसने हार्ड वर्क बहुत किया। अच्छा, मैं सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो आपने स्कूल बनाया उसके बारे में आप क्या आपकी ब्रीफिंग दे अपने स्कूल के बारे में, उस किस किस्म की आप तालीम दी जाती है स्कूल में? बेसिक मैं आपको एक चीज बताऊं, स्कूल के बारे में आपने पूछा, भाई जोगा सिंह खालसा दरमक स्कूल है हमारी फैमिली का। अच्छा। वो पेशावर शहर के अंदर है और वो मेरे दादाजी ने बनवाया था। उसको हमने अब भी नई बिल्डिंग बनाई और उसको काफी बड़ा कर दिया, लेकिन ये दादाजी की तरफ से हमें गिफ्ट मिला था और वो ही हम अभी तक चला रहे हैं। मजहबी पढ़ाई भी उसमें होती है, मिडिल तक वैसे हम उसमें उर्दू इंग्लिश सारी चीजें सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये सरदार दर्शन सिंह की इतनी पॉजिटिविटी पाकिस्तान के लिए देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है एफर्ट्स है पाकिस्तान के लिए, लंगर खाना, रोजे की इफ्तारी करवाना, ये सारी चीजें, इनकी एफर्ट्स, इनके बारे में आपका क्या कहना है? एक चीज समझने वाली है, लोगों को नॉर्मली पता नहीं लगता, जितने मजहब है ना, चाहे वो इस्लाम है चाहे दूसरे हैं, उनका एक मकसद है कि लोगों को सीधे रास्ते पे लाया जाए और ये जो है कि लोगों की खिदमत की जाए, और यही हर किसी का पैगाम होता है, इसीलिए वो पॉपुलर भी होते हैं। तो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग।
और दूसरी एक और चीज जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी है कि आप जब अल्लाह के लिए वो काम करते हैं ना, और अल्लाह की अवाम के लिए करते हैं, तो उसमें अल्लाह शायद ये नहीं देखता कि ये किस मजहब को मानता है, किसको नहीं मानता। आपको सर गंगाराम का पता है, ही वॉज हिंदू, और उन्होंने बड़े बहुत बड़े खिदमत है, उनकी बहुत बड़ी खिदमत है, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पूरी हाँ। अभी तक देखें पाकिस्तान और इंडिया एक थे जबकि उनकी चैरिटी है, और आज उनको देखें कि अभी गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भी है और गंगाराम लाहौर में भी है, और उन्होंने उस जगह नहीं बनाया जहाँ पे नॉन मुस्लिम ही हो। हाँ वो तो ऐसे उन्होंने इधर सारे मुसलमान थे, उन्होंने सबके लिए बनाया, सबके लिए बना। और ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, और दैट इज द थिंग, वो अभी तक चल रहा है। उनके औलादे इनको फंडिंग दे रही है। सर गंगाराम हॉस्पिटल जो है उसका नाम भी गंगाराम इसीलिए है कि वो अभी तक उसे कनेक्टेड है। तो ये हमें इस चीज का, जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि आप एक रुपया दें तो 10 तो दुनिया में मिलेगा, और आखिरत में तो बहुत ज्यादा 70 गुना। वो तो बात ये है कि आप रब से यारी लगा लेना तो अल्लाह आपका फिर हाथ नहीं छोड़ता, और जब बिजनेस अल्लाह के साथ हो तो उसमें कमी कभी भी नहीं आती। और ये इसके फिर मैं कहूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू बिलीव। वाह। अच्छा सरदार साहब, आप और आपकी फैमिली 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करती है? मेरी फैमिली हम फख्र करते हैं कि मैं तो बेसिकली कई जगहों पे कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारे लिए स्पेशल है। जब मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ तो मुझे फख्र है। क्यों? मैं कनाडा, अमेरिका, आप कहीं पे भी जाए इतनी आज़ादी नहीं है कि जो पाकिस्तान में है। और बेसिक जो यहाँ पे हम लाहौर की बात करें, कई शहरों की, तो वो इतनी इज्जत देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और हमें पाकिस्तान के लिए काम करने चाहिए। जैसे कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने दिया था, वैसे हम चला नहीं पा रहे। उस पे हमें काम करने चाहिए और उस पे मेहनत करनी चाहिए। देखो, हम अपने घर से स्टार्ट करें और अपने बच्चों से स्टार्ट करें और अपने आप से स्टार्ट करें, ताकि जो हम 2 नंबरियां और हर चीज में 2 नंबरियां और ये सारी चीजें हम खत्म करके और एक साफ शफाफ पाकिस्तान के लोग हमारी मिसाल दें दुनिया में। बिल्कुल। हाँ, वो पाकिस्तान चाहिए हमें, और पाकिस्तान में के लिए कुछ मेहनत हमें करें। प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं इस पे? हमें कुछ मेहनत वही बात कहता हूँ, पहले भी आपके सेगमेंट में बात हो रही थी, तो इस टॉपिक में मैंने कहा कि ये मत सोचें कि पाकिस्तान ने आपको क्या देना। हाँ, ये सोचे कि आपने पाकिस्तान को क्या। धरती माँ, पाकिस्तान हमारी धरती माँ है, और धरती माँ। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं खुद सोचता था कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करते ना कि जी क्यों बना, तो ये तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। फिर मैंने सोचा मैं भी इन्हीं लोगों में से हूँ जो ऐसी बात करते, मुझे गुस्सा क्यों चढ़ता। फिर मुझे एहसास हुआ कि आप जब किसी भी कॉज के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, कोई सेक्रीफाइस करें, तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। ऐसे ही है। और वो लोग जो सिर्फ पाकिस्तान में पैदा हुए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया, वो कि भाई आया, खा पी लिया और बड़े हो गए और ये कर लिए और पैसे कमा लिए, ये सिर्फ बात नहीं है। यू हैव गॉट टू इन्वेस्ट फॉर पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपको मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम फौज में गुजरा है, 71 वॉर में, आई वाज ऑन द बॉर्डर, तो आई कैन से फॉर श्योर कि इफ यू हैव वर्कड, आपने खून पसीना एक किया हुआ है, तो आपको वो चीज अच्छी लगनी शुरू। यही जैसे माँ होती है, माँ बहुत कुछ सहती है बच्चे के लिए, तो उसको उतनी ही मोहब्बत उस बच्चे से होती है। बिल्कुल, वरना उसको नफरत हो जानी चाहिए कि क्या मुसीबत मेरे सर गले पड़ गई। तो ये ऐसा ही है। तो जो लोगों को अभी आजकल पाकिस्तान के बारे में कुछ ख्यालात आते हैं, वो पाकिस्तान का कसूर नहीं है। कोई गलतियां जो लोग कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, उनसे नफरत करनी है कर लो, वो हमारी पाकिस्तान का कसूर नहीं है, वो हमारी अपनी गलतियां हैं। हाँ, आप मैंने पहली बात की ना कि अपने से स्टार्ट करें, और वो हमारी अपनी, चाहे सियासतदानों की गलती है, चाहे जिसकी भी गलती है, वो गलती हमारी अपनी है, पाकिस्तान की गलती नहीं। आपने अच्छी बात कर, चाहे सियासतदानों, बात सियासतदानों की जरूरत नहीं। हाँ, कोई भी तबका है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो जब अपने हदूद से, कयूद से बढ़ के इंटरफेयर करता है किसी के मामले में, तो गलती हो जाती है। अब हमें सबको खुद से सोचना है कि हम एक दूसरे के ऊपर हुक्मरानी करने की कोशिश ना करें और अपनी हदों में रहें, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जब तक ये हद पार करना बंद नहीं होगी, चीजें ठीक नहीं होगी। तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अच्छा, वैसे एज अ म्यूजिशियन आप जो है 14 अगस्त कैसे मनाते हैं, और बचपन में कैसे मनाते थे और अब कैसे मनाते हैं?
देखिए इसमें फर्क क्या है? एज अ म्यूजिशियन बचपन में भी मैं म्यूजिशियन ही था और अभी मैं म्यूजिशियन ही हूँ। हमें मोस्टली 14 अगस्त के लेकिन तब आप इतने पॉपुलर नहीं थे जब कि आप इतने अब पॉपुलर हो तब गए। मोस्टली बेसिकली मैं चनाब कॉलेज का स्टूडेंट था। मतलब मैट्रिक मैंने चनाब से ही पढ़ा 10-12 साल जो भी। तो वहां पे हमारी असेंबलीज हुआ करती थी और 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल एक प्रोग्राम होता था जिसमें मैंने स्टेज पे जाके तराने पढ़ने हैं या जो हमारे जो और पेट्रियोटिक हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी हमारे साथ तराने गाने। ये तो बचपन की मेरी मैट्रिक तक की स्कूलिंग के दौरान ये सारा सिनेरियोज रहे हैं। बट आफ्टर व्हेन आई गॉट एडमिशन इन जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे एक वास्ट एक्सपीरियंस मिला। मुझे वो स्कूल से हट के बाहर लाहौर के अंदर डिफरेंट एरियाज इस्लामाबाद में जो कॉलेजेस थे उन्हें इनवाइट करना फॉर द परफॉर्मेंसेस रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन 14 अगस्त। तो अब यही है कि जब इंसान को अगर अल्लाह पाक जब थोड़ा कुछ अरूज दे देता है तो उतने रास्ते खुल जाते हैं। अभी ज्यादा कॉल्स आती हैं, लोग बुलाते हैं डिफरेंट इवेंट्स में। कभी कभी ये भी होता है कि 14 अगस्त पे 3 परफॉर्मेंसेस होती है हमारी, हमने परफॉर्म करना होता है और हमें तराने गाने होते हैं। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि करतारपुर राहदारी के लिए आपका क्या कहना है? करतारपुर राहदारी एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। कई अरसे से, कोई 30 साल से लोग लगे थे, लेकिन आखिरकार बाजवा साहब ने हिम्मत की और उन्होंने एक स्टेप बढ़ाया और वो करतारपुर कॉरिडोर बन गया। हमने इंडिया के लिए से जो ज़ायरीन को यात्री आते हैं, हमने 5000 लोगों की वहां पे एकोमोडेशन और सारी चीजें लंगर वगैरह का इंतजाम किया हुआ है। क्या होता है कि इंडिया की तरफ से हमें रिस्पांस नहीं आ रहा उसका। वो वहां से 150-200 बंदा डेली कैसा रिस्पांस चाहते हैं आप इंडिया की तरफ से? वो जो जिस मकसद के लिए खोला है लोगों के लिए ओपन कॉरिडोर, और लोग आए यहाँ पे गुरुद्वारे में वो दर्शन करें और दीदार करें, तो वो वहां से लोग नहीं आ रहे। वहां से बहुत कम 150-200 बंदा आता है। संडे को, सैटरडे को कोई 500 लोग आ जाते हैं। तो हमारे इंतजाम डेली कोई 5,000 बंदे का है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने काफी जगहों पे इसका शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि ये एक कॉरिडोर बना और इससे पूरी दुनिया के जो सिख हैं वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं। इस राहदारी की वजह से आपकी कोई इंडिया से फैमिली आती है? मेरा छोटा भाई बेसिकली 12-13 साल से इंडिया में है और जब से कॉरिडोर खुला है, क्योंकि इंडिया हमें वीजे नहीं देता, तो वो वहां पे आप मिलने फैमिली के साथ यानी अम्मी अबू के साथ मिलने आते हैं। या हमारे जो पुराने 47 में आधी फैमिली उधर रह गई थी और कुछ यहाँ से हमारी फैमिली चली गई थी वहां पे, तो वो हम मिलते रहते हैं। अच्छा, तो सरदार साहब आपका 14 अगस्त के मौका पर पाकिस्तान को क्या पैगाम है? मैं बेसिक एक चीज पैगाम ये है कि हमें ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए और हम अपने ही जो नेशनल जुबान है हमारी उर्दू जुबान, उससे हम थोड़ा सा पीछे हो, जैसे हम पंजाबी से पीछे हो रहे हैं, अब उर्दू से भी हम पीछे जा रहे हैं और इंग्लिश की तरफ और काफी जुबानों की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने बच्चों को वो उर्दू सिखाएं। अब मेरा एक भतीजा लाहौर LGS में पढ़ता है, तो उसको वो उर्दू आती ही नहीं है। वो सारी बातें और सारी चीजें हमें थोड़ी सी उर्दू पे फोकस करना चाहिए और हमें अपनी जुबानों पे फोकस करना चाहिए और अपने तहजीब और सकाफत को हमें बरकरार रखना चाहिए। अब ऐसा आपका एज अ म्यूजिशियन क्या कहना है? एज अ म्यूजिशियन कहने तो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से हियर, बट मेरा सरदार जी से एक मेरी क्वेरी यहाँ पे, आजकल कंटेम्प्रेरी दौर में देखा जाए तो हमारी जितनी भी यूथ हमारी जो है खास तौर पे वो मूव कर रही है कनाडा, अमेरिका। वो कहते हैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है बिजनेस की, या हम अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं। अब सरदार जी जो कि एक डिफरेंट रेस से हैं और उन्होंने यहाँ पे आके स्टैंड किया प्रॉपर, तो मेरा ये सवाल है कि आपने काफी हिंड्रेंसेस देखी होंगी, तो आप हमारी यूथ, पाकिस्तानी यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि बिजनेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो क्या ऐसे एस्पेक्ट्स करें? मैं बिजनेस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉलिसियों की बात करूं, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसियां गलत हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 2-4 तजवीजें हैं
जैसे देखें दुबई सिर्फ उनके पास कोई ऐसे तेल वगैरह के बाद वो आप ये समझे कि टूरिस्ट पे और इससे बिजनेस है, हमें टूरिस्ट पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। और बहुत सारे बिजनेस हैं पाकिस्तान में, आप कोई ऐसा बिजनेस उठा लें जैसे हमारे कपड़े का है, पाकिस्तान में जितना अच्छा कपड़ा बनता है मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनता। इसको प्रमोट करना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए अपने इस फील्ड में, किसी फील्ड में भी अपने पाकिस्तान में मेहनत करनी चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक बात मैं ऐड कर दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं, पाकिस्तान में ही तो अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ। और ये जो वो हमें नहीं पता। ये जो आपने इन बच्चे ने बात की ना कि लोग बाहर जा रहे हैं, ये ना हो कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि अब फिर हमें पाकिस्तान के वीजे ओपन करने और लोगों को बाहर से बुला लें और फिर एक्चुअली मसला ये है बाहर जाने में शायद इतनी बुराई ना हो, क्योंकि जी वहां से वो आपको भेजते हैं, रेमिटेंसेस आती हैं, लेकिन मसला है ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन जो है वो आप क्या बिल्कुल खोखला कर रहा है। हम यहाँ पे बच्चे को तैयार करते हैं और वो बच्चा पैसे पाकिस्तान के लगते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ये कुछ और किसी फील्ड में करता है। जब वो काबिल हो जाता है कि अब वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के लिए तो वो बाहर चला जाता है। अब ये हमारा जो हो रहा है इसको हमें देखना पड़े कि इन्वेस्टमेंट हमारी सब कुछ हमारा ही है का, और हम ये जो हम नहीं कर पा रहे कि उनको हम जेल नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। और यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ हैं। और मैं तो चूंकि मेरा ताल्लुक नौजवानों से है, मेरे स्टूडेंट आपकी उम्र के हैं और मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। एक लड़का मुझे मिला हमारी इंजीनियरिंग से जो है ना फैकल्टी, उससे पढ़ा हुआ, उसकी बीवी भी वहां से पढ़ी हुई थी और वो सोलर पैनल्स लगा रहा था। मैंने उसे घर बुलाया करने के, मुझे नहीं पता था कि वो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। बातचीत हुई तो मैंने उससे पूछा यार कमा कितना लेते हो? वो पहले अवॉइड करता रहा बताते हुए, लेकिन बड़ा जरूरी था तो उसने कहा जी 1 मिलियन। मुझे 1 मिलियन पर ईयर, कहते पर मंथ, इससे ज्यादा कमाते ओ यार। अब अभी वो स्टार्ट किया वो 2-3 साल उन्होंने। बात ये है कि अगर वो 1 मिलियन पर मंथ कमा रहा है लड़का और पाकिस्तान में कमा रहा है तो उसके लिए यही दुबई है, यही अमेरिका है, उसे वहां जाकर क्या करना है। और यहाँ पे जो याशी और कहीं भी नहीं है। बिजनेस बाकी मुझे नहीं पता, मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे डिसेबलर्स बैठे हुए हैं, वो लोगों को डिसेबल करते हैं। ईज ऑफ बिजनेस जितना पाकिस्तान में है, आप कोई काम शुरू करना चाहें चलो कर दो, कोई पूछता ही नहीं कि जी आपने ये दुकान यहाँ क्यों बनाई है, उसके साइज क्या है, सुबह कितने बजे खुलती है, शाम को कितने बजे बंद। अमेरिका में करके देख लें, किसी जगह 5 बजे ना बंद करें जुर्माना हो जाएगा, सुबह 9 बजे ना खोले जुर्माना हो जाएगा। अब 2-3 दिन से ज्यादा परमिशन लेके बंद करनी पड़ती है, ये बात कोई बताता ही नहीं। ऐसे ही है। और पूरी ड्यूटी आप यूके की बात मैं आपको बता दूं कि बड़ी से बड़ी दुकान में 3 वर्कर हैं, अब मेरी दुकान पे 20 वर्कर हैं। तो पाकिस्तान में जितनी चीजें हैं वो कहीं पे भी नहीं है। वो अमीर तरीन समझता है कोई 3 वर्कर रखे। अब एक आध वर्कर होता है और वो सारे काम खुद ही करते हैं। जितने मैं अगर जाऊं और वहां पे कुछ चीज खोलूं तो मुझे कपड़ा भी खुद खरीदना है, काम भी खुद करना है। यहाँ तो हम कुछ भी नहीं करते, यहाँ तो हम अफसर बने रहते हैं, अफसर बने रहते ऐसे ही है हम। और जो यशी मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में, और वो आई तो घर में जाके गाड़ी पे बाजार गए, वापस आए तो मेरी बीवी उतरी है गाड़ी से और उठ के अंदर चली। वो कहती है कि ये जो ग्रोसरी करके आए हैं, जो चीजें पड़ी हैं गाड़ी में, ये वो जो ड्राइवर लेके जा रहा है, तो यहीं पे पली बड़ी है, सब कुछ उससे ही है। कहती है ये तो बड़ी ऐशी है आपकी, ये तो बड़ी ऐश है कि आप पाकिस्तान में आप गाड़ी से उतर के अंदर चलेंगे, देयर इज समबडी एल्स टू ब्रिंग दैट। चलो, और मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ कि घर में बच्चा छोटा था, मेरे बेटे का बेटा, जो मेरा पोता, तो उसको फोन आया, उसने बच्चे को उठा, फोन आया, उसको फौरन जाना था। उसने बच्चे को मेरी वाइफ के यानी दादी के हाथ में यूं दिया, अम्मी जरा से पकड़ी, और उसने पकड़ लिया और वो निकल गया। मेरा दामाद था खड़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया में, कहता है वाह भाई ये याशी क्या है, हमने कहीं जाना तो 2-2 हफ्ते हम प्लान करते हैं, स्टे देयर,
हु विल टेक केयर ऑफ द ऐसे ही चाइल्ड। है, ऐसे और ही। यहाँ पे जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम लिटिल सेपरेटेड है हमारा, उसकी जो फायदे हैं, और और दुनिया में कहीं यूं पे भी पकड़ाया दादी को वो गया, और बाहर आप देखें वो कर ही नहीं सकते ऐसे। कुछ भी नहीं कर सकते, वो इसलिए तो एक एक बच्चा पैदा करते हैं, दूसरा वोट ही और नहीं वो करते भी हैं। बेचारे बड़ी जल्दी आवाज़ हाँ। बुढ़ापे में लोग मर जाते हैं, अपने घर में बच्चे ही नहीं पहुंचते, और वो 3-3 महीने उनकी लाशें सड़ जाती हैं, ऐसे ही है। बच्चे नहीं पहुंचते, कोई उनको मिलने नहीं आता। ये अच्छा, सारे मसले ऐसे हैं ही उनके है। साथ। सरदार साहब, आपकी मजहबी आजादी के बारे में क्या राय है? मजहबी आजादी हमें 100% आजादी है, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में हमें किसी किस्म की कोई इशू नहीं है, हर तरह की आजादी है। हम गुरुद्वारे खुले हैं, कोई हम फंक्शन करते हैं, उसमें कोई ऐसे रुकावट नहीं है कि कोई कहे कि यार ये आप लोग जुलूस नहीं निकाल सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, सिक्योरिटी देती है, ऐसी कोई ऐसी बात ही नहीं। आजादी के अलावा एक और बात है, हाँ हाँ। ये कहीं भी जाते हैं, सड़क पे चले जाएं किसी दुकान, मुझे पक्का यकीन है कि कोई बंदा जो है नहीं होगा जिनको सलाम ना ले, और मुड़ के ना देखे। स्माइल ना दे, स्माइल ना दे, अच्छा मैं और सर की हाले, और ऑफर ना करे कोई चाह पानी। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं ग्लोरिया फेस 5 एक दिन कोई मेहमान आए सन न्यूजीलैंड तो मैं उन्होंने कॉफी पिलाई। हाँ। कॉफी पिलाई तो पीछे एक बंदा आके उन्होंने बिल देता, तो तुम मेरे मेहमान हो। मैं क्या, मैं भाई बोन पाकिस्तानी हूँ और ये मेरे मेहमान है। कह रहा आप भी हमारे मेहमान है, फोर फादर हमारे ऐसे ही थे। तो हम वो प्यार कभी भी पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलता। हाँ, बहुत प्यार मिलता है। जैसे और ये जो टर्बन है ना, दिस इज अ साइन, बंदा रिलैक्स हो जाता है फौरन को काम। और इंग्लैंड में बंदा था, वो उसने टिकट ले लिया, अब उसका ख्याल आया कि मैं नहीं जाना ट्रेन पे, तो उसने जाके वो बीबी से अंग्रेजी बोलने लग गया कि मैडम आई वांटेड टू गो टू दिस प्लेस। ये उसने कहा पासे हो जा। अच्छा 2-3 दफा उसने ट्राई करी अंग्रेजी, वो सीधी करके जाए गाली पर। आखिर बैठा परेशान, क्या वो पैसे जाया भी नहीं करना चाहता था, नया नया गया हुआ। उसने कहा कि आई सॉ मैन विद अ टर्बन। मैं खुश हो गया। वो आया कि सरदार जी मैं की करा। उन्होंने कहा की गल है, सारी बात पूछी। उन्होंने कहा ओके टिकट मुझे दो। सरदार जी गए, उसने उसको कहा टिकट बैक मनी बैक। उसने फट पैसे दिए, जो बात खत्म हो गई। वो ये है। अच्छा पंजाबी में आप बात कर लेते, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव इवन आउटसाइड। तो सिमिलरली यहाँ पे जो इनकी जो इज्जत है, मेरा ख्याल है एक नॉर्मल मुसलमान के से ज्यादा इनको इज्जत नहीं, बहुत इज्जत मिलती है, प्रोटोकॉल मिलते हैं हर जगह पे। मैं कल डीसी साहिबा के ऑफिस गया तो ऐसे ही उन्होंने डायरेक्टली बुला लिया, 2 मिनट में मेरी बात सुन के पहले प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस देते हैं हर जगह पे। अच्छा सरदार साहब, आपका क्या कहना है पाकिस्तान आज 14 अगस्त के मौका पर? पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और मेरे पूरी दुनिया से ये है कि आप आएं, पाकिस्तान को एक दफा विजिट जरूर करें। और पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। स्विट्जरलैंड के लोग बात करते हैं, लेकिन वहां पे आपको गाड़ियों में लोग मिलेंगे, आपको ऑन फुट कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आए और आप लोगों की लोग इज्जत करेंगे और आपको एकोमोडेट करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेकंड सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।